हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिक्स स्टडी इंग्लिश ट्रिक ज्ञान। दोस्तों, मैं आज एक बार फिर आपके लिए प्रीपोजिशन का चैप्टर लेकर आया हूँ। वैसे मैंने प्रीपोजिशन पे ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूँ और उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। एक्चुअली प्रीपोजिशन क्या है इस पे बात होगी और इसके जो काइंड्स हैं उसमें से एक प्रकार पे बात होगी, वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और आज का प्रीपोजिशन बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए है, जो बिल्कुल प्रीपोजिशन का कोई आइडिया नहीं रखते हैं, या अगर जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है भी वो भी देख सकते हैं। पर ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है जो प्रीपोजिशन को एकदम शुरू से नए तरीके से और आसान तरीके से समझना चाहते हैं। तो मैं उनको प्रीपोजिशन को आज बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगा और पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा, ताकि आपको सारे प्रीपोजिशन का जो यूज़ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रीपोजिशन की क्या परिभाषा है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आप बस ये जानो कि भाई इन कहाँ लगाना है, इनटू कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है। आप अगर इतना जान जाओ तो ये ही काफ़ी है आपके लिए। सो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको बहुत बेसिक से समझने की ज़रूरत नहीं है, पर एज ए बिगिनर आप ये चैप्टर, ये वीडियो देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और मैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को पूरा के पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हमारा पहला जो स्लाइड है। तो पहले स्लाइड में हमने लिखा है परिभाषा, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। बस एक प्रोटोकॉल के तौर पे मैं ये बता दे रहा हूँ, बाकी इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। कई लोग बूढ़े हो जाते हैं मगर उनको प्रीपोजिशन क्या है ये परिभाषा ही समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत बदला बदला मिलता है। अभी जो मैंने लिखा है ये आपको हो सकता है कि कहीं ना मिले, या जो मिले वो इससे मैच ना करे, तो लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मैंने भी बहुत रिसर्च किया, तब जाके मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन तैयार किया है। तो हर बार कुछ नया ही देखने को मिलता है इसमें, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। फिर भी प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड है, तो एक जनरल आइडिया जो होता है वो हम ले लेते हैं कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है। जैसे कि आई एक वर्ड है, यू एक वर्ड है, उसी तरह प्रीपोजिशन जो होते हैं ऑन, इनटू, यहाँ देखिए अब दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ये सब भी वर्ड्स हैं एंड दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वैसे ये सारे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ओके, प्रीपोजिशन इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनका इस्तेमाल किए बिना सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं होता। कंप्लीट तो होता है पर मीनिंगफुल नहीं होता, तो इनका यूज़ करके हम सेंटेंस को सही मीनिंग देते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। यही वजह है और कोई वजह नहीं प्रीपोजिशन यूज़ करने का। ओके, जैसे कि अगर मैं लिखूँ कि आई एम द किचन, तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा कि मैं किचन हूँ। तो भाई मैं किचन नहीं हूँ, ठीक है, मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, किचन नहीं हूँ। तो बिना प्रीपोजिशन के इसका मीनिंग कितना गंदा आ गया, कितना खराब आ गया। अगर मैं यहीं दा के पहले इन लगा दूँ, आई एम इन द किचन, तो एक मीनिंग आ जाता है कि मैं किचन में हूँ। तो इस तरह से प्रीपोजिशन लगाने से किसी भी सेंटेंस का अच्छा मीनिंग आता है, वो मीनिंग आता है जो आप कहना चाहते हो। अच्छा, अगर आपने गलत प्रीपोजिशन यूज़ कर दिया तो भी गलत मीनिंग आ जाएगा। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, यही चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं फिर से डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड है जो आता है नाउन या प्रोनाउन के पहले। अब जरूरी नहीं कि नाउन प्रोनाउन हो, और भी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, उसके पहले ये आता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमेशा पहले आता है, कभी कभी बाद में भी आता है, ठीक है। जैसे आप किससे बात कर रहे हो, मैं whom यू आर स्पीकिंग टू, तो कभी कभी टू एंड में भी हम लगा देते हैं, है ना, तो ये बाद में भी आता है।
शुरू में भी आता है टू वॉक, है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग जिरंड में, टू वॉक, इसमें इन्फिनेटिव में। तो टू पहले भी आता है, एंड में भी आता है, और बीच में भी आता है आई एम गोइंग टू पटना। तो अब डेफिनेशन में तो यही लिखता है कि बिफोर नाउन और प्रोनाउन, इसलिए मैंने कहा कि परिभाषा के चक्कर में ना पढ़ो, बस समझो कि एक वर्ड है जो शो करता है, दर्शाता है डायरेक्शन को, किधर जा रहे हैं, टाइम को, कब जा रहे हैं, और प्लेस को, अगेन कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो डायरेक्शन को दर्शाता है और टाइम को दर्शाता है और प्लेस को दर्शाता है, यानी दिशा, समय और प्लेस। बात समझ में आ गई? तो प्रीपोजिशन कुछ नहीं, एक शब्द है जो समय बताता है, जो दिशा बताता है और जो प्लेस बताता है। तो अब हम बात करने वाले हैं जो प्लेस बताते हैं ऐसे प्रीपोजिशंस की। तो लगभग 3 तरह के प्रीपोजिशन हो जाते हैं इसमें, मैं काइंड्स को लिख नहीं रहा, बस बता दे रहा हूँ। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अब इसमें से कुछ है जो डायरेक्शन बताता है, जैसे टू डायरेक्शन नहीं बताता है, सॉरी। टू बताता है मंजिल, यानी कि आप कहाँ जा रहे हो, एग्जैक्ट प्लेस, जैसे आई एम गोइंग टू लंदन, तो लंदन इज द प्लेस। ओके, तो ये आपका लोकेशन बता रहा है या प्लेस बता रहा है। डायरेक्शन बताने का काम करता है टू वर्ड्स, अगर हम ये टू वर्ड्स का यूज करें तो ये डायरेक्शन बताता है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, की ओर, ये डायरेक्शन बता रहा है। ओके, तो डायरेक्शन बताता है, कुछ टाइम बताता है, जैसे ऑन, इन, ये सब टाइम बताते हैं। ओके, और बाय भी कभी कभी टाइम बता देता है। और प्लेस के लिए हम लोग इसी में से यूज़ करेंगे, तो ऑन का भी यूज़ होता है और इनटू का भी यूज़ हो जाता है ना, और एट का यूज़ होता है, टू का भी यूज़ होता है। तो इन्हीं में से जो प्रीपोजिशंस हैं इनका ही यूज़ कभी हम डायरेक्शन दिखाने के लिए, कभी टाइम के लिए और कभी प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स में प्रीपोजिशन को लेकर कन्फ्यूज़न है वो दरअसल इसी वजह से है कि एक ही प्रीपोजिशन सब काम कर रहा है। अभी ऑन टाइम भी बता रहा है, ऑन प्लेस भी बता रहा है ना। तो अगर इसके साथ ऑन टू लगा दे तो डायरेक्शन भी बता देगा। तो कहने मतलब है कि कन्फ्यूज़न इसी वजह से। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, लगभग जो फेमस है, जो मैंने लिखा है वो फेमस है, और 2-4 और होंगे तो ये फेमस है। तो जो भी फेमस प्रीपोजिशंस हैं, मैं नहीं कहता कि आप 200 प्रीपोजिशन को जानो, आप अगर फेमस जो कि अगर 20-22 भी है उतना भी जान जाते हो, और अच्छे से जानना ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ मुझे ये पता है कि ऑन टाइम के लिए यूज होता है लेकिन प्लेस में होता है ये नहीं पता, तो ऐसे में नुकसान हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो अगर जानना है तो सब कुछ पूरा जानना चाहिए। तो अगर 20-22 को भी थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं ना तो आपका काम हो जाता है। पर स्टूडेंट्स थोड़े लेजी होते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो आपका काम बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का पहला प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जो भी मैंने प्रीपोजिशन लिया है ये सिर्फ प्लेस बताने के लिए लिया है। अभी ये टाइम भी बताता है पर उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ देखिए इन का यूज किया है। इन का यूज हिंदी में आप में या अंदर के अर्थ में ले सकते हैं। इसका एक शाब्दिक अर्थ जो हिंदी में निकलता है, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। पर ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि प्रीपोजिशन को मीनिंग की तरह मीनिंग से याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके सिचुएशन को समझते हुए याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि में और अंदर तो इनटू का भी मतलब होता है। अगर दोनों का मतलब एक ही है तो दोनों एक ही कंडीशन, मतलब एक ही दोनों का यूज़ हम एक कंडीशन के लिए कर सकते हैं, पर आप जानते हैं कि दोनों का कंडीशन अलग अलग होता है। तो मीनिंग से चलेंगे तब तो फिर कन्फ्यूज़न बरकरार रहेगा। तो बेहतर है कि हम इसको ट्रिक से करें। तो ट्रिक ये है कि हम इसका कंडीशन या सिचुएशन समझ लेते हैं। तो इनका कंडीशन ये होता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से घिरा हो चारों ओर से, जैसे मान लो ये बीच में कोई चीज़ है और चारों ओर से ये घिरा पड़ा है, तो हम कहेंगे, अब मान लो यहाँ पे कोई लड़का है तो हम कहेंगे कि मान लो बॉय है, तो अ बॉय इज़ इन द फील्ड, ठीक है। तो ये बॉय जो है ये फील्ड में है, अ बॉय इज़ इन द फील्ड, कि लड़का फील्ड में है, या देयर इज ए बॉय इन द फील्ड। ओके, और दूसरी चीज़ की ये पहले से हो, ये नहीं कि ये बाहर से अंदर जा रहा हो, ये पहले से फील्ड में मौजूद हो, ठीक है। या मान लो कि कोई नदी है और नदी में आदमी पहले से हो, तैर रहा हो, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग यूज करते हैं इनका। अब
और मैं पिक्चर क्या बनाऊँ, एक पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो, एक बड़ा प्यारा सा बच्चा है, यू कैन सी, और ये जो है एक बास्केट के अंदर है ना। तो हम क्या कहेंगे, दिस बॉय इज इन द बास्केट, या द बॉय इज इन द बास्केट, कि लड़का जो है वो बास्केट के अंदर है। तो इन द बास्केट क्यों हुआ, देखिए अभी क्या है कि नाउन के पीछे आता है, नाउन के पीछे आए और क्या सेंस के लिए आए, इन लेके आए। इसका मतलब क्या सेंस है कि जो दूसरा नाउन है उसका लोकेशन बता रहा है कि ये कहाँ है, बास्केट का लोकेशन नहीं बता रहा है। तो जो बीच में आया वो प्रीपोजिशन आया और वो अपने पहले नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बता रहा है कि बॉय का लोकेशन क्या है, बास्केट। कहाँ है, बास्केट के अंदर है, और ये पहले से है ना। दिस क्यूटी पाई इज ऑलरेडी इन द बास्केट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन का यूज तब करते हैं जब कोई चीज़ पहले से किसी सीमा रेखा के अंदर मौजूद हो। क्लियर है, तो सीन आप समझ गए। ऐसा कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ पहले से, मान लो कोई बक्सा हो और बक्से में एक बॉल रखा हो और ये बॉल पहले से हो तो इन द बॉक्स हो जाएगा, देयर इज अ बॉल इन द बॉक्स, इसी तरह से। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, थोड़ी लिस्ट लंबी है तो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इनटू। इनटू का सेंस आप समझ लीजिए, मीनिंग तो वही है जो इन का था, में और अंदर। इनटू तब होता है जब कोई चीज़ किसी सीमा रेखा में बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा हो, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखिए ये ग्लास है और ग्लास में ये बॉटल से वाटर डाला जा रहा है। देखिए इसमें वाटर लिखा हुआ है बॉटल में, आप इसको वाइन मत समझ लेना। तो इसमें वाटर डाला जा रहा है, तो वाटर जो है बाहर से अंदर जा रहा है, तो सेंटेंस हम क्या बना लेंगे, द वाटर इज फॉलिंग इनटू द ग्लास, ठीक है। या फिर somebody is pouring water into the glass, ऐसे भी बना सकते हैं। somebody is pouring, pour करना मतलब डालना, pouring water कहाँ डाल रहा है, into the glass। अब into the glass क्यों हुआ, in the glass क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पानी बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, इसलिए into the glass। तो वाटर का लोकेशन क्या है, ग्लास में, और ग्लास में जा रहा है कहाँ से, बाहर से अंदर जा रहा है। तो somebody is pouring water into the glass। क्लियर है। तो जब कोई चीज बाहर से अंदर आता हो तब हम into का यूज करते हैं, और जब कोई पहले से अंदर हो तो फिर in का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, इन एंड into का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो फर्क है वो आप समझ गए। ओके, चले आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, ऑन। चलिए, ऑन का सेंस तो हिंदी में पर है या फिर ऊपर बोलते हैं। ओके, चलिए, कोई भी चीज़ किसी के ऊपर हो। अब इसका कंडीशन ये है कि कोई चीज़ ऐसे हो, क्षितिज बोलते हैं ना इसको, क्षैतिज अवस्था में हो, मतलब हॉरिजॉन्टल हो। ओके, और कोई चीज़ उसके ऊपर रखा हो, और जो चीज़ रखी हो वो नीचे वाली वस्तु को टच करता हो, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब जिस एग्जाम्पल में यहाँ देखिए कि एक टेबल है और टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है, तो सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं कि देयर इज अ लैपटॉप ऑन द टेबल, है ना। देयर इज अ लैपटॉप ऑन द टेबल, कि टेबल पे लैपटॉप है। तो लैपटॉप का जो पोजीशन है वो कहाँ है, टेबल, टेबल और लैपटॉप क्या पर, है ना। तो क्या कंडीशन दिया मैंने ऑन का, कि कोई वस्तु हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और उसके ऊपर कुछ रखा हो, और लेकिन हाँ टच जरूर करता हो। टच नहीं करेगा तब फिर मीनिंग और हो जाएगा, यानी कोई और प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा। तो ये तो टच है, टच मतलब टेबल को लैपटॉप टच कर रहा है, इसका मतलब ऑन द टेबल होगा, ठीक है। और जब टच नहीं करेगा तो क्या होगा, इसके लिए भी प्रीपोजिशन आएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर देखते हैं। अब आते हैं अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, अभी इन हुआ, ऑन हुआ था ऊपर, तो अंडर हो गया नीचे। अब ये क्या कब यूज होता है, जब कोई चीज़, मान लो ये टेबल है, कोई चीज़ किसी के नीचे हो और उसको ऊपर वाली वस्तु टच ना करती हो, तब हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे ये ब्रिज देखो, ये ब्रिज है और ब्रिज के नीचे से नदी बह रही है, नदी ब्रिज को टच नहीं कर रही है, या ब्रिज नदी को टच नहीं कर रहा। तो अब हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, द रिवर इज फ्लोइंग। ओके, द रिवर इज फ्लोइंग। ओके, कहाँ बह रहा है, अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, कि रिवर जो है वो ब्रिज के अंडर, अंडर यानी नीचे,
अब लोकेशन आपने सिचुएशन समझ लिया कि नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज को टच ना करती हो। तो रिवर इज फ्लोइंग, नदी बह रही है, अंडर, ओके, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। तो ऐसे ही बनाते हैं जैसे कैट इज अंडर द टेबल, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, द वेरी फेमस सेंटेंस है ना। चलिए, तो क्लियर हो गया अंडर का सिचुएशन कि आप किसी चीज़ के नीचे हो, आप छत के नीचे खड़े हो, ऊपर छत होती है ना, ये छत है, आप इसके नीचे खड़े हो, तो आप क्या कहोगे, आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ। ये टेरिस, जो टेरिस है या रूफ है, मैं उसके नीचे खड़ा हूँ। तो छत आपको टच थोड़ी कर रहा, लेकिन अगर टच कर देता तब क्या हो जाता। मान लीजिए कि आपके सर पे टोकरी रखा हो, तो टोकरी तो टच कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ बास्केट ऑन माई हेड। फिर ये ऑन ले लेगा, क्यों, क्योंकि इसको टच कर रहा है, ऊपर है, नीचे वाले को टच कर रहा है तो ऑन हो जाता है, और नीचे है और ऊपर वाले को टच नहीं कर रहा है तो अंडर हो जाता है। चलिए, तो ये ऑन एंड अंडर हो गया, क्लियर है। और भी बाकी है कि अगर टच ना करे, ऊपर हो कोई चीज़ और नीचे भी कोई चीज़ हो, और ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली को टच ना करे तो क्या होगा, ये भी आगे हम देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओवर, देखिए अभी यही कंडीशन में बताने वाला था। तो ओवर मतलब भी वही, ऊपर या पर। तो ये वही कंडीशन है कि कोई, जैसे कोई चीज़ ऊपर हो और कोई चीज़ नीचे हो, और ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली को टच ना करता हो। जैसे हमारे सर के ऊपर पंखा रहता है, अब यहाँ देखो पंखा लगा हुआ है, ये फैन है। अब नीचे लोग खड़े होते हैं, ये भी फैन लगा हुआ है, तो नीचे लोग खड़े हैं, तो लोगों को फैन टच तो नहीं करता ना। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन ओवर, ओवर माई हेड, कि मेरे सिर के ऊपर पंखा है। तो फैन का क्या लोकेशन है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो यहाँ पे फैन का प्लेस क्या है, हेड, हेड के ऊपर है ना। तो ओवर, ओवर क्यों, ओवर ऑन क्यों नहीं, क्योंकि ऑन तब होता है जब पंखा सिर पर पड़ा रहता, रखा रहता तब, यहाँ तो ऊपर रहता है ना, इसलिए ओवर। तो आप समझ गए, ऑन, अंडर एंड ओवर तीनों कंडीशन। ऑन क्या है, ऊपर हो टच करता हो, अंडर क्या है, नीचे हो टच ना करता हो, ओवर क्या है, ऊपर हो और ऊपर वाला नीचे वाले को टच ना करता हो। क्लियर है। चलिए, तो देयर इज अ फैन ओवर माय हेड। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहीं डाउट हो हल्का सा भी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, बिना कमेंट किए मुझे कैसे पता चलेगा। आइए डाउन, तो डाउन का मतलब क्या होता है भाई, नीचे। वैसे डाउन कोई प्रीपोजिशन नहीं है, अप डाउन ये एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब प्लेस, पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। चलिए, तो डाउन क्या हो गया। अब यहाँ देखिए नीचे, तो नीचे जैसे कोई कहीं से ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ये डाउन हो जाता है। जैसे आप ये देखिए सीढ़ियों से ये लोग उतर रहे हैं, ओके, तो ये नीचे आ रहे हैं ना, गेटिंग डाउन, तो हम सेंटेंस बना देंगे दे आर गेटिंग डाउन, कि वो लोग नीचे आ रहे हैं, दे आर गेटिंग, TING, यस, गेटिंग डाउन, दे आर गेटिंग डाउन। तो ये नीचे आ रहे हैं कुछ सामान लेके, लगेज लेके, तो इनका लोकेशन क्या है, दे का लोकेशन क्या है कि वो डाउन आ रहे हैं। तो कोई चीज़ नीचे की ओर आए वो डाउन होता है। तो ये बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन में आपको आता भी नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा इसका, ठीक है। ऑन, ऑन, ओवर, अंडर याद कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ओके, नियर एंड नेक्स्ट टू। नियर या नेक्स्ट टू, इसका मतलब हो जाता है नज़दीक या किसी के समीप, ओके। अब जैसे यहाँ देखिए ये टेबल है और इसके सामने एक वाइट चेयर है, तो चेयर टेबल के सामने है, यानी बगल में। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बक्सा रखा, बॉक्स है ना, बक्सा बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं, और यहाँ कोई आदमी खड़ा है, तो बॉक्स का लोकेशन क्या है कि आदमी के नज़दीक है ना, तो इसको नियर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टू होता है, जैसे ये आपका घर है, ऐसे से सटा हुआ बगल में किसी और का घर है, ठीक है, तो ए, बी इज नेक्स्ट टू ए या ए इज नेक्स्ट टू बी, तो इस तरह का लोकेशन है, एकदम सटा हुआ हो यहाँ पे, तब नेक्स्ट टू या नियर का। और नियर तो नहीं, नियर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 5 मीटर का दूर हो, 10 मीटर का दूर हो। एक्चुअली नियर का जो यूज होता है वो 20 मीटर के ऊपर हो, अगर ज़्यादा हो कोई डिस्टेंस, तब हम नियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर मीनिंग एक ही होता है बगल में, बट इसमें फ़र्क है कि कम से कम 20 मीटर से ज़्यादा की दूरी हो तब हम नियर का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट टू, ये तो अगर सटा हुआ है
दोनों घर एक जैसे एक दूसरे से, तो हम नेक्स्ट टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट टू लगा दीजिए कि द चेयर इज नेक्स्ट टू द टेबल, द चेयर इज नेक्स्ट टू द टेबल, कि चेयर टेबल के नेक्स्ट है। तो चेयर का लोकेशन क्या है, टेबल के नेक्स्ट टू यानी समीप है, एकदम सटा हुआ है। तो नियर आपने समझ लिया कि 20 मीटर से ज़्यादा हो, हाँ ज़्यादा हो तो आपका नियर चलेगा, और नेक्स्ट टू एकदम सटा हुआ होना चाहिए। ओके, चलिए अब आप सोचेंगे 20 मीटर का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप मान के चल सकते हैं इस बात को। चलिए आगे आ जाते हैं बिहाइंड। बिहाइंड यानी कि पीछे। ओके, चलिए तो पीछे, आगे पीछे ये तो आप जानते हो। अब इस इमेज में देखिए गर्ल है जो अपने मॉम के लिए कोई कार्ड बनाई है और एक फ्लावर का बंच भी है, तो शी इज हाइडिंग इट। ओके, तो कहाँ छिपा रही है, शी इज हाइडिंग, वो उसको हाइड कर रही है, जो भी लाई है, इट बिहाइंड। ओके, वो अपने पीछे छिपा रही है, बिहाइंड हर, वो उसके पीछे या अपने पीछे छिपा रही है। तो शी जो है किसी भी चीज़ को, इट का लोकेशन कहाँ है, जो कार्ड या फ्लावर है वो उसके पीछे, बिहाइंड हर, शी इज हाइडिंग इट बिहाइंड हर, वो उसको अपने पीछे छिपा रही है। तो बिहाइंड मतलब पीछे, किसी चीज़ के भी पीछे है तो बिहाइंड है, सिंपल। ओके, चलिए कंफ्यूजन नहीं था। बिटवीन, बिटवीन हो गया बीच में। एक्चुअली जब दो लोगों के बीच कुछ हो या दो चीज़ों के बीच हो, जैसे एक बॉक्स यहाँ है एक बॉक्स यहाँ है और बीच में यह बॉल लगा हुआ है, तो हम कहेंगे द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस। ओके, कि बॉल कहाँ है, दो बॉक्सेस के बीच में। अब जैसे इमेज यहाँ देखिए, ये कॉफ़ी शॉप आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक दीवार है या घर है या बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो कॉफ़ी शॉप का लोकेशन क्या है, बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, है ना। तो हम सेंटेंस बना देंगे, देयर इज अ कॉफ़ी शॉप बिटवीन, इन बिटवीन भी लगा सकते हैं, बिटवीन द टू वॉल्स, या दीवार या बिल्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जगह नहीं थी मैंने वॉल्स लिख दिया। तो कॉफ़ी शॉप का जो लोकेशन है वो क्या है, बिटवीन द टू वॉल्स, दो दीवारों के बीच में है, यानी दो बिल्डिंग्स के बीच में। ओके, तो बिटवीन हो गया मोर देन टू के लिए। कभी कभी मोर देन टू के लिए भी होता है, पर उसका लोकेशन, उसकी बात अलग है, वो लोकेशन नहीं बताता। चलिए मतलब लोकेशन भी बताता है, कभी कभी कुछ अलग भी चीज़ें हैं, मैं आज उसको डिस्कस नहीं करूँगा, वो कभी किसी खास वीडियो में बताऊँगा, जब स्पेशल यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन का वीडियो बनाऊँगा तब। अब आते हैं दूसरा लोकेशन, इन फ्रंट ऑफ। ये हो गया आपका सामने या के सामने के सेंस में। ओके, सामने, जैसे हम मिरर के सामने हैं, तो ये एक्चुअली तब यूज होता है जब जैसे दो चीज़ें हों और दोनों का जो फेस हो वो आमने सामने हो, तब इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है। ओके, दोनों का फेस आमने सामने, जैसे आदमी आईने के सामने, अभी ये बार्बर है, ये उसका ग्राहक है, कस्टमर बाल कटवाने हैं, तो ये कहाँ बैठा होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है, सिटिंग इन फ्रंट, फ्रंट यानी सामने, किसके, ऑफ द मिरर। हम लोग रोज आईने के सामने बैठते हैं या देखते हैं, खड़े होते हैं। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ कब यूज होता है, जब दो चीज़ें आमने सामने हो और दोनों का चेहरा एक दूसरे की ओर हो, तब इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हो गया अप। अप मतलब ऊपर, तो इसका सिंपल सा सेंस है, जैसे डाउन था, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो डाउन जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो अप जा रहे हैं। जैसे ये एक्सकलेटर है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी होती है, आप एक बार खड़े हो जाते हो फिर अपने आप चलने लगते हो, ये वाला, तो ये आपको कहाँ ले जाता है, ऊपर ले जाता है, डाउन भी लाता है। फिलहाल ये ऐसा बना है जैसे लग रहा है ऊपर जाने की बात हो रही है, सेंस दे रहा है। ठीक है, तो वी आर गोइंग अप, वी आर गोइंग अप, कि हम ऊपर जा रहे हैं थ्रू एस्केलेटर। ओके, तो अप मतलब हो गया ऊपर, ये भी प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। टू, टू का यूज बताते हैं मंजिल या डेस्टिनेशन बताने के लिए होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई चीज़ कहीं से निकला
और कहीं पहुंचेगा, तो जहां भी पहुंचेगा उसके लिए टू लगता है। जैसे ये लेडी है या जेंट्स से पता नहीं चल रहा। अच्छा चलो जेंट्स ही होगा, कोई मतलब लड़का है जो स्टॉप पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है ट्रेन का। तो ये कहीं जाएगा, इसकी कहीं ना कहीं मंजिल होगी और वो इस ट्रेन के थ्रू जाने वाला है। ठीक है, मान लो ये लंदन जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू लंदन। तो ही का लोकेशन क्या है, लंदन, तो लंदन क्या टू लगा रहा, मतलब लंदन की ओर जा रहा है। लंदन की ओर नहीं, लंदन ही जा रहा है, और मतलब हो गया कि उधर जा रहा है पर वहां जाएगा कि नहीं पता नहीं। तो ही इज गोइंग टू लंदन, तो लंदन क्या हो गया, इसका डेस्टिनेशन हो गया। ओके, तो टू का यूज होता है डेस्टिनेशन के लिए। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये पत्र मोहन को दे देना, गिव दिस लेटर टू मोहन, तो मोहन को दे देना मतलब ये जो लेटर है इसका मंजिल कहाँ है, मोहन, तो मंजिल के पहले क्या लगाते हैं, टू। ठीक है, गिव दिस लेटर टू मोहन, कि ये लेटर मोहन को देना। तो टू का यूज कब होता है, जब डेस्टिनेशन बताना हो किसी भी चीज को, जहां वो रुकेगा पहुंचेगा, चाहे जो भी चीज हो, उसके पहले टू लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम। अब जैसे टू था कि कहीं पहुंचने के लिए, और फ्रॉम है कहीं से निकलने के लिए। तो फ्रॉम जो होता है ना वो ओरिजिन बताता है, ये बताता है कोई चीज कहाँ से आता है या आया है। ओके, क्लियर है। टू बताता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और फ्रॉम बताता है आप कहाँ से आ रहे हो। अब जैसे ये ट्रेन है, ये कहीं से आ रही होगी, पैसेंजर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम, द ट्रेन इज कमिंग, तो कहीं से आ रही होगी ये ट्रेन ना, द ट्रेन इज कमिंग। कमिंग कहाँ से आ रही है, फ्रॉम इटली, ट्रेन इटली से आ रही है। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज क्यों हुआ, क्योंकि वो इटली से आ रही है। तो इटली से क्या हो गई, इटली उसका ओरिजिन हो गया, वहां से वो निकला। ठीक है, तो ओरिजिन या उत्पत्ति या जो अलगाव होता है कि कहीं से आप अलग होकर आ रहे हो, तो फ्रॉम क्या है, वो अलगाव बताता है, बिछड़ना बताता है, और टू मिलना बताता है कि आप कहीं मिलने जा रहे हो। ठीक है, तो फ्रॉम एंड टू का कॉन्ट्रास्ट आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आउट ऑफ। आउट और ऑफ दोनों को मिला के बनाया गया है, तो इसको आप एक साथ देख लीजिए। आउट ऑफ मतलब होता है बाहर, के बाहर या बाहर। आउट माने बाहर, ऑफ लग गया तो के हो गया, के बाहर। तो अब जैसे यहाँ देखिए गाड़ी से ये लोग डिग्गी से निकाल रहे हैं सामान को। ओके, तो दे आर टेकिंग आउट ऑफ द कार, दे आर टेकिंग आउट ऑफ द कार। कुछ भी टेक कर रहे हैं, दे आर टेकिंग, वो लोग ले रहे हैं आउट ऑफ द कार, कार से बाहर ले रहे हैं, कार के अंदर जो भी उसको आउट ऑफ कार। तो आउट ऑफ का मतलब हो गया कोई चीज़ से बाहर निकाल देना। जैसे यहाँ कार से बाहर निकाला जा रहा है चीज़ों को, जो भी गुड्स हैं, जो भी सामान है, जो भी लगेज है, कार्टन है, उसको आउट ऑफ किया जा रहा है, यानी बाहर किया जा रहा है। तो आउट ऑफ हो गया के बाहर, ये के हो गया, ये बाहर हो गया। तो किसी चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं तो आउट ऑफ हो गया। जैसे बोलते आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री यानी कि कंट्री से बाहर है, निकल गया है कंट्री से, तो आउट ऑफ कंट्री बोलते हैं, है ना। तो बहुत जगहों पे आउट ऑफ का यूज़ होता है, कुछ अलग सेंस में भी होता है, पर वो सब स्पेशल प्रीपोजिशन में बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं अराउंड। अराउंड का मतलब हो गया चारों ओर। ये एक्चुअली गुलाई में यूज़ होता है, जब कोई चीज़ गुलाई में हो और गति ना कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि दुनिया है, तो दुनिया के चारों ओर क्या है, मान लीजिए इधर पानी है। ठीक है, देयर इज वाटर अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो समझ गया अराउंड का मतलब कि कोई चीज़ गुलाई में हो और उसके चारों ओर चीज़ें हों, तो हम अराउंड का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे देयर इज वाटर, या देयर इज वाटर अराउंड, कहते हैं ना दुनिया के चारों ओर पानी है, अराउंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड जो है उसके चारों ओर क्या है, पानी है। और पानी क्या है, स्थिर है, मतलब अब मूव तो नहीं करोगे, समुद्र का पानी बह के कहीं जाता तो नहीं है ना, वहीं रहता है, तो वो अराउंड हो गया। क्लियर है। जैसे कोई फील्ड है, गोल गोल है, और उसके चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं देयर आर ट्रीज अराउंड द फील्ड, अराउंड द पार्क, पार्क के चारों ओर। अब ट्री है तो मूवमेंट तो नहीं होता ना सर, अगर मूवमेंट होगा तब क्या लगेगा, तो बताऊंगा मैं आगे, मूवमेंट होगा तब क्या लगेगा। चलिए, तो जहाँ मूवमेंट नहीं वहाँ अराउंड है। ओके, तो आइए जहाँ मूवमेंट होगा वहाँ हम लगाने वाले हैं राउंड। ये भी वही हो गया, चारों ओर यानी गोलाई में होना चाहिए। तो यहाँ गोल हो और इसके चारों ओर चक्कर लगाता हो, घूमता हो,
जैसे अभी मैंने ब्रह्मांड लिया, मान लीजिए कि ये सूरज है, सन, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी घूमती है तो हम क्या बोलते हैं, दी अर्थ, अर्थ मूव्स, उसको अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ नहीं, मूव्स राउंड द सन, मूव्स राउंड द सन, कि जो अर्थ है यानी पृथ्वी है वो घूमती है किसके ओर, चारों ओर। तो यहाँ पे सन के चारों ओर रोटेट हो रही है, मतलब ये मूवमेंट में है, तो मूवमेंट में राउंड लगाते हैं, ठीक है, राउंड मारना, चक्कर लगाना, और अराउंड होता है जहाँ मूवमेंट नहीं होता। क्लियर है। सी अराउंड, लुक अराउंड, चारों ओर। ओके, चलिए अब आप समझ गए होंगे जो भी कॉन्ट्रास्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ऑन टू। देखिए ऑन एंड टू से लगा हुआ, ये तब यूज होता है जब मान लीजिए कि कोई डब्बा हो या बॉक्स हो या टेबल हो, इस पर कोई चीज़ बाहर से आकर गिरा, ऊपर से या नीचे से उठा और ऊपर से यहाँ आके गिरा, गिर के हो सकता है यहीं रह जाए या फिर यहाँ से निकल जाए, तो ऑन टू लगता है। ऐसे कोई बॉल है, आपने यहाँ से बॉल फेंका, यहाँ के टप्पा खा के यहाँ गिर गया, तो ये ऑन टू हो गया। जैसे यहाँ पे ये स्नूकर बॉल है, ठीक है, तो कोई उस टेबल है, ये टेबल पे कोई बॉल ला के फेंक दिया, तो यहाँ पे बाहर से आया ना, तो ये ऑन टू ले लेता है। तो ये नहीं कहेंगे देयर इज ऑन द बॉल ऑन द टेबल, तो ये हो जाएगा द बॉल फेल, गिरा, ऑन टू द टेबल। तो सिचुएशन आप समझ गए कि बाहर से बॉल गिरा ऑन टू द टेबल। ऑन कब लगेगा, जब वो पहले से टेबल पे मौजूद हो, ठीक है, अभी यहाँ पे पहले से इसलिए ऑन लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये बॉल किसी ने मांगा कि भाई ये वाइट बॉल दो, तो वो फेंक के दिया होगा, तो ये गिरा होगा यहाँ पे, बाहर से आया होगा, तो ये ऑन टू हो गया। क्लियर है। और अगर पहले से है तो केवल ऑन द टेबल हो जाएगा। चलिए, ऑन में गति नहीं होता। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का यूज होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रहा हो, और भी कई सेंस है, फिलहाल अलग होने का सेंस लेते हैं। अलग होना, जैसे कि यहाँ देखिए ये बुल है और ये उस पर चढ़ रहा होगा, तो यहाँ से गिर गया ये, तो यहाँ से ये अलग हो गया। और एकदम कट के अलग हो जाना, जैसे हाथ कट के अलग हो गया, पैर कट के अलग हो गया, तो ऑफ का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई गिर के अलग हो गया, ही फेल ऑफ द हॉर्स, तो बोलते हैं ही फेल ऑफ डबल एफ, ऑफ द हॉर्स, कि वो हॉर्स पे चढ़ रहा था वहाँ से गिर गया, तो ही का क्या लोकेशन है, हॉर्स से ऑफ हो गया, फेल ऑफ। सिंगल एफ नहीं लगेंगे, सिंगल एफ में दूसरा सेंस होता है। तो फेल ऑफ मतलब क्या हो गया, ऑफ का ही मतलब हो गया कि वो हॉर्स से अलग हो गया, एकदम जुदा हो जाना। कट ऑफ यानी कट के अलग हो गया। हिज हैंड्स वर कट ऑफ, उसके हाथ कट के अलग हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। तो ऑफ का सेंस हो गया एकदम कट के अलग हो जाना, गिर के अलग हो जाना। जैसे यहाँ घोड़े से ये गिर रहा है या जो भी जानवर है इससे गिर के अलग हो गया ये, अब गिरेगा तो नीचे ही आ जाएगा ना। अब ये मत कहना कि वो लटक गया उसी में, तो सर तो मुझे नहीं पता। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अक्रॉस। अक्रॉस के वैसे कई सेंस हैं, फिलहाल मैं आपको एक बताता हूँ। अक्रॉस का मतलब यहाँ पे जो मैंने लिया है, इसका मतलब हो गया इस पार से उस पार, इस पार से उस पार। तो कोई चीज़ इस पार से उस पार हो, जैसे ये ब्रिज देख लीजिए आप, ये आपका ज़मीन है, ये नदी है, तो ये ब्रिज जो गया हुआ है, तो ब्रिज जो होते हैं, पुल जो होते हैं, वो एक तरफ तो नहीं होता ना, दोनों ओर होते हैं, अक्रॉस होते हैं, मतलब इधर भी होते हैं, इसका सिरा इधर भी होता है, इधर से चलिए तो इधर पहुंच जाइए। तो इस तरह के सिचुएशन में अक्रॉस का यूज़ करते हैं। सो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ ब्रिज, कि एक ब्रिज है, कहाँ है, अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर, कि रिवर के अक्रॉस यानी पार। अब पार का मतलब इस पार नहीं है, दोनों तरफ है, इस पार से उस पार। पार का मतलब एक हो गया कि यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ब्रिज है तो उधर से हम कैसे चलेंगे, यहाँ से नहीं चल सकता ना, इसका मतलब है कि दोनों ओर होगा। एक ये भी होता है कि केवल उस पार है, तो वहाँ पे भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं, जैसे ही लिव्स अक्रॉस द रिवर। अब ये दोनों पार तो नहीं रहेगा ना, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा कि वो नदी के उस पार रहता है, तो यहाँ अक्रॉस का मतलब हो गया उस पार, ठीक है। एक मीनिंग क्या बताया मैंने, इस पार से उस पार, और एक है उस पार, ठीक है। चलिए, तो दो मीनिंग आप याद रख लीजिएगा अक्रॉस का, सेंटेंस में दोनों तरह से यूज होगा। एट का यूज कर लेते हैं। एट का पर के सेंस में यूज होता है, मे के सेंस में भी होता है।
छोटे स्थानों के लिए एट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेडियम है, मान लीजिए फैल्कन स्टेडियम है, ठीक है, तो एक छोटा जगह है, स्टेडियम इज अ प्लेस, स्मॉल प्लेस, तो वहाँ ये खड़ी है, तो हम क्या बनाएंगे, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, या सी इज स्टैंडिंग कहाँ, एट द फैल्कन स्टेडियम, फैल्कन स्टेडियम, कि वो फैल्कन स्टेडियम में खड़ी है या उसके बाहर खड़ी है। तो ऐट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोकेशन जो है छोटा सा है। तो ऐट का यूज़ होता है जहाँ पे छोटा, जैसे कोई गांव हो, कोई मोहल्ला हो, कोई छोटा मोटा एरिया हो, रोड हो, ये सब में ऐट लगा सकते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लेसेस में। और जहाँ बिग होता है वहाँ इन लगाते हैं। चलिए उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो ऐट क्लियर हो गया। ऐट स्कूल लगा सकते हैं, एट द पोस्ट ऑफिस लगाते हैं, एट द पुलिस स्टेशन लगाते हैं। तो बहुत से छोटे स्थानों पे जो भी है आप ऐट लगा सकते हैं। ओके, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग मतलब होता है के साथ साथ। ओके, जैसे या के किनारे भी हम बोलते हैं, के किनारे, सड़क के किनारे, के किनारे। तो अलोंग का, जैसे ये रोड है तो रोड के किनारे किनारे, अब कोई भी चलता है, आदमी चलता है तो रोड के किनारे किनारे चलता है। हाँ, अगर गाड़ियाँ चलती हैं तो बीच में चलती हैं। तो गाड़ियों के लिए लगता है कार इज मूविंग ऑन द रोड, पर आदमी जब चलता है तो किनारे चलता है। तो आई वॉक अलोंग द रोड। ओके, आई वॉक अलोंग द रोड, कि मैं रोड के किनारे किनारे या साथ साथ चलता हूँ। तो अलोंग कब लगता है, जब आप किसी चीज़ के किनारे किनारे चलो। एक्चुअली कोई चीज़ लंबवत स्थिति में हो और उसके किनारे किनारे जा रहे हो तो अलोंग हो जाता है, ठीक है। लंबी, जैसे बताया था गोल हो तो अराउंड अराउंड या राउंड होता है, लेकिन अगर लंबा हो और उसके किनारे किनारे आप चल रहे हो तो अलोंग हो जाता है। और गाड़ियाँ जो चलती है वो तो किनारे नहीं चलती, वो बीच पे चलती है, ठीक है। अगर रोड खाली है तब बीच में, लेकिन किनारे भी चलती है। तो ये ऑन लेती है, कार वगैरह गाड़ी वगैरह ऑन द रोड हो जाता है। और रहा गांव देहात में, तो गांव देहात में लोग सड़क के बीचों बीच चलते हैं, तो भाई वो एक्सेप्शन हो गया, उसको छोड़ दो। तो अलोंग हो गया, ठीक है। लोकेशन बता रहा है कहाँ, किनारे किनारे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन ले लेते हैं, थ्रू। थ्रू का यूज होता है किसी चीज से हो कर गुजरना। ओके, ये हम थ्रू का यूज करते हैं। खासकर जैसे मान लीजिए कि कोई पाइप है और इस पाइप के होल से आप यहाँ से घुसे, यहाँ से निकल गए, तो ये थ्रू हो गया। आप यहाँ से घुसे, यहाँ से निकल गए, थ्रू हो गया, ठीक है। तो थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना। क्लियर। जैसे अभी यहाँ देखिए जंगल है, तो जंगल से सड़क गई हुई है, ठीक है। तो ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, वेंट थ्रू, तो वो जंगल से होकर गुजरा, तो थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से होकर गुजरा। ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, तो से होकर गुजरना, गो थ्रू, वेंट थ्रू, कम थ्रू। ओके, तो ये जंगल से होकर जा रहा है, बीच से सड़क है, रास्ता है, या रास्ता बना दिया गया, तो ये जंगल से गुजरेगा तो वेंट थ्रू है, गो थ्रू हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, बिलो। बिलो जैसे कि अंडर था वैसे बिलो है, पर इसका नॉर्मली दूसरे सेंस में यूज होता है। ये एक लेवल बताता है, किसी चीज़ का लेवल। जैसे कि मान लीजिए कि ये दीवार है, इसका लेवल है कि कितना ऊंचा है ना। ये 25 फीट है, ये 20 फीट है, ये 10 फीट है, ऐसा। तो ये लेवल बताने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे कि हम यहाँ देखें कि गरीब आदमी है, तो देश में गरीबी की, हमारे देश में गरीबी का लेवल क्या है, तो पीपल आर लिविंग, ज़्यादातर लोग जो है लिविंग बिलो द, लिविंग बिलो, बिलो मतलब नीचे, बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि बहुत ज़्यादातर लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो बिलो क्या बता रहा है, ये लेवल बता रहा है, ठीक है। लोगों का रहने का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग गरीबी है, तो बिलो यहाँ पे लेवल बता रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड या स्तर कैसा है, तो ये बिलो हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कोई नदी है, नदी बहती है, तो उसका भी लेवल होता है। ये नदी है, ये लेवल है, अगर इससे ऊपर आ गया तो फिर डेंजर है। तो अभी बह रही है तो बिलो द डेंजर लाइन है ना, और अगर ऊपर जा रही है तो अलग प्रीपोजिशन यूज होगा, कौन सा होगा उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए ये है अबव, अबव मतलब ऊपर, ये भी आपका वही लेवल बता रहा है।
अब जैसे ये आपका लंदन ब्रिज है और ये आपका रिवर है, टेम्स नदी पे बना है, तो ये नदी का पानी फिल्म में दिखाते हैं कि नदी का पानी ऊपर से गुजर जाता है या पार हो जाता है या इसको डुबा देता है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द वाटर, ओके, द वाटर इज फ्लोइंग अबव, फ्लोइंग अबव, अबव मतलब ऊपर, के ऊपर, अबव द डेंजर लाइन, कि पानी जो है वो खतरे की रेखा से या सीमा से ऊपर जा रही है। तो ये भी लेवल बता रहा है कि ये लेवल है, ये पुल, लेकिन अगर इससे ऊपर चला गया, क्रॉस हो गया तो अबव हो गया, और अगर इसके नीचे बह रहा है मतलब बिलो द डेंजर लाइन, तो क्लियर हो गया, अबव एंड बिलो। अगर ऊपर चला गया किसी लेवल से ऊपर तो अबव, और किसी लेवल से नीचे तो बिलो, तो अबव एंड बिलो का यही सेंस होगा। ओके, अब ये आपका आखिरी प्रीपोजिशन ले लेते हैं। लेट्स टेक द लास्ट प्रीपोजिशन, अमंग। अमंग जो कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के रूप में यूज होता है, ये भी बीच के अर्थ में यूज होता है, लेकिन ये मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। बिटवीन हमने किया था दो के लिए, ये मोर देन टू। अब जैसे यहाँ देखिए, ये लेडी को, ये कई लोगों के बीच में है, तो लेडी जो है सी इज स्टैंडिंग, वो खड़ी है, सी इज स्टैंडिंग अमंग द पीपल, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में खड़ी है ना। तो अमंग क्या हो गया, मोर देन टू, ज़्यादा ही है, दो से कई लोग हैं यहाँ पे, तो मोर देन टू में अमंग का यूज़ करना था। और अगर दो लोग होते, एक यहाँ पे होता, एक यहाँ पे होता, बीच में ये होती, तो बिटवीन हो जाता, बिटवीन द टू बॉयज़, टू पर्सन। ओके, तो क्लियर हो गया अमंग का। तो आज मैंने टोटल 25 जो प्रीपोजिशंस हैं प्लेस वाले, वो मैंने कवर करा दिया। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट करके बताइए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।